हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड। आज हम देखेंगे क्लास 8th ज्योग्राफी भूगोल का चैप्टर नंबर 5 मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेज। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने क्लास 8th की एसएसटी सामाजिक विज्ञान की सारी बुक इस चैनल पर कंप्लीट कर ली है। ये लास्ट लेसन है ज्योग्राफी का। इसके पहले हमने हिस्ट्री और पॉलिटिक्स और ये लास्ट ज्योग्राफी, इन तीनों के कंप्लीट नोट्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप इसी चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पर जाइएगा, आपको सारे एनसीईआरटी क्लास 8th के नोट्स आपको मिल जाएंगे। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा, भले वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, रीट हो, हर किसी एग्जाम में क्लास 8th के ये एसएसटी सामाजिक विज्ञान के नोट्स बहुत ही बहुमूल्य है, बहुत ही उपयोगी है। तो आज हम बात करेंगे मानव संसाधन, तो मतलब मनुष्य की बात कर रहे हैं हम, है ना। अब वो हम लोग जो मनुष्य हैं वो ही एक्चुअल में वास्तविक रिसोर्स हैं, क्योंकि मनुष्य होगा तभी इस धरती पर जितनी भी चीज़ें भगवान ने दी है, नेचर ने दी है, उनका हम अच्छे से यूज कर सकते हैं बाय स्किल, है ना, हमारी एजुकेशन के द्वारा, हमारी स्किल के द्वारा, हमारे गुणों के द्वारा। तो हर कोई इंसान जो नेचर से दी गई चीज़ों को अलग चीज़ों में कन्वर्ट कर रहा है और नीड सेटिस्फाई हो रही है, अपनी आवश्यकताएं या ज़रूरतें पूरी हो रही है, तो मानव संसाधन कहलाते हैं। इस लेसन में मानव संसाधन देखेंगे हम पूरा, और धरती पर जो जनसंख्या का वितरण वगैरह है वो सारा देखेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। किसी भी देश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन मानव है, हम खुद हैं। मानव अपनी ज़रूरतों और आवश्यकता से प्राकृतिक जितनी भी चीज़ें हैं उनको संसाधन में बदल देता है। अतः मानव संसाधन ही अति बहुमूल्य है, अति अंतिम संसाधन है। मतलब जो लोग किसी ना किसी आर्थिक क्रिया में लगे रहते हैं ना, पैसे कमाने से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं वो आर्थिक क्रियाएं हैं। तो जो भी लोग किसी ना किसी आर्थिक क्रिया में लगे रहते हैं वे सभी मानव संसाधन कहलाते हैं। अतः मानव पूंजी या मानव संसाधन जो है, हम खुद ह्यूमन जो है, मानव है, वो देश की जीडीपी में किसी न किसी प्रकार के योगदान करते हैं, अगर हम किसी न किसी प्रकार से इनकम जनरेट कर रहे हैं तो क्या कहलाते हैं? मानव संसाधन। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, जनसंख्या वितरण। इसके पहले एनसीईआरटी में ये फैक्ट दे रखा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVY ये 2015 में शुरू हुई थी और इसका लक्ष्य था 2016 से 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को ये प्रशिक्षित कर देगी। किसमें? कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट कर देगी, कोई रोजगार से संबंधित उनको जानकारी दे देगी, उनमें कोई ना कोई रोजगार से संबंधित ज्ञान दे देगी, शिक्षा दे देगी। ठीक है। जनसंख्या वितरण देखेंगे तो जनसंख्या का वितरण, भूपृष्ठ मतलब धरती पर किस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। तो जनसंख्या वितरण, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, ऐसे जनसंख्या जो फैली हुई है उसे जनसंख्या वितरण कहते हैं। भूपृष्ठ 30% है दोस्तों, और उस पर 90% जनसंख्या रहती है। देखिए, जमीन अपनी 30% है और 90% हम लोग रहते हैं उस पर जनसंख्या। जनसंख्या वितरण अत्यंत ही असमान है, कहीं पर बहुत ज़्यादा और कहीं पर बहुत कम। तो जो अत्यधिक जनसंख्या है उसके एग्जाम्पल अपने एनसीईआरटी में दिए हैं। तो अत्यधिक जनसंख्या तो दोस्तों दक्षिणी पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तरी पूर्वी अमेरिका में है, जबकि बहुत कम जनसंख्या की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल और पर्वतीय व विषुवतीय वनों में बहुत ही कम जनसंख्या निवास करती है। इसके अलावा एक नोट देखिएगा, विश्व के 3/4 जनसंख्या एशिया व अफ्रीका में रहती है। अकेले एशिया में, भाई सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट तो यही है ना, महाद्वीप। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो एशिया में रहती है, उसके बाद में अफ्रीका। तो इन दोनों में मिलाकर विश्व की 3/4 जनसंख्या निवास करती है। ये आपके सामने चित्र 5.2 है, तो ये भी देख लीजिएगा आप। आगे का पॉइंट है दोस्तों, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो घनत्व, जितनी जनसंख्या कहीं पर रहती है। तो देखिए, पृथ्वी की सतह के इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। मतलब 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसे कहते हैं जनसंख्या घनत्व। 1 प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने लोग विद्यमान हैं, जितने लोग रहते हैं, उसे कहते हैं जनसंख्या घनत्व। ये अलग अलग देशों में या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में या अलग अलग स्टेट में कम ज़्यादा होता है। एक नोट दिया है, भारत का जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब एक वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं भारत में, जबकि पूरी दुनिया का पूछा जाए तो 51 व्यक्ति पर किलोमीटर है। ये थोड़ा याद रखिएगा, देखिए क्वेश्चन यहीं से उठाए जाते हैं। इसके अलावा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है दोस्तों। सर्वाधिक, दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। अब है जनसंख्या वितरण हो गया, जनसंख्या घनत्व हो गया। अब जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, जनसंख्या वितरण को जनसंख्या वितरण हो गया, कहीं पर जनसंख्या ज़्यादा और कहीं पर कम। तो ऐसा क्यों है? ऐसे जनसंख्या वितरण ऐसा असमान क्यों है? उसको प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे। तो स्थलाकृति, जलवायु, मिट्टी, पानी और खनिज। ठीक है। तो स्थलाकृति मतलब स्थल की आकृति कौन सी है? मतलब पहाड़ व पठारों की तुलना में मैदानों में अधिक जनसंख्या रहेगी। ओके।
अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे गंगा के मैदान है, वहाँ पर विश्व की सबसे घनी आबादी क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय की बात करें तो बहुत ही कम जनता रहती है। अब जलवायु, अत्यंत गर्म व अत्यंत ठंडी जलवायु में विरल आबादी रहती है, मतलब बहुत कम लोग रहना पसंद करते हैं। मिट्टी की बात करें तो उपजाऊ मिट्टी जहाँ पर होगी वहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी रहेगी। गंगा ब्रह्मपुत्र उपजाऊ मैदान में बहुत ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। जबकि चीन हांग है और चीन का हांग है और चांगजियांग इस क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। मिस्र की नील नदी के आसपास बहुत ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। पानी की बात करें तो नदियों घाटियों में घनी आबादी व रेगिस्तान में विरल होती है। रेगिस्तान में पानी की कमी है तो बहुत कम जनता रहती है। नदी घाटियों में पानी की व्यवस्था है तो बहुत ही अधिक जनता यहाँ पे रहती है। जबकि अब खनिज की बात करें, सॉरी दोस्तों ये खनिज है, तो दक्षिण अफ्रीका में हीरे की खानें हैं और मध्य पूर्व में तेल के खदान कुएं मिले हैं। तो इससे भी वहाँ पर जहाँ जहाँ ये हीरे और तेल के खदान मिले वहाँ पर भी जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों ये 5 फैक्टर हैं। तो कहाँ जनसंख्या पर जो सीधे इफेक्ट डालते हैं वो है स्थलाकृति, जलवायु, मिट्टी, पानी और खनिज। इसके अलावा भी देखिए सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक फैक्टर भी है। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण भी है जिससे जनसंख्या कम ज़्यादा होती है। सामाजिक की बात करें तो बेहतर रहने की व्यवस्था हो, आवास हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो तो उस क्षेत्र में ज़्यादा लोग रहेंगे। सांस्कृतिक की बात करें तो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान होते हैं, जैसे वाराणसी है, यरूशलेम है, वेटिकन सिटी है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा आबादी है ना। आर्थिक क्षेत्र, तो जिस क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिले। औद्योगिक क्षेत्र जो रोजगार देता है, जापान में जैसे ओसाका है, भारत में मुंबई है, तो ये 2 घनी आबादी वाले क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा कि जनसंख्या वितरण और जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले ये कंप्लीट कारक है दोस्तों। अब अपना आखिरी पॉइंट है दोस्तों जनसंख्या परिवर्तन। मतलब ये जनसंख्या रहती है ना, तो जनसंख्या कहीं ज़्यादा कहीं कम रहती है। किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या कम ज़्यादा क्यों हो जाती है, इसे कहते हैं जनसंख्या परिवर्तन। तो इसका अर्थ है एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन आ जाता है, कम ज़्यादा हो जाती है वहाँ के लोगों की संख्या, तो उसे कहते हैं जनसंख्या परिवर्तन। कारण क्या है? उच्च जन्म दर, मृत्यु दर जो कम हो जाए और प्रवासन। प्रवासन मतलब माइग्रेशन, एक जगह से लोग दूसरी जगह रहने के लिए चले जाते हैं, दूसरी जगह के लोग अन्य किसी जगह आ जाते हैं रहने के लिए। तो उच्च जन्म दर, कम मृत्यु दर और प्रवासन के कारण भी जनसंख्या परिवर्तन होता है। ओके, आगे है जन्म दर और मृत्यु दर क्या होती है। तो जन्म दर प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की संख्या। देखिए जीवित जन्म मतलब प्रति 1000 लोगों पर बच्चों का जितना भी जन्म होता है, लेकिन जो बच्चे जीवित बचे हों, ठीक है, तो 1000 लोगों पर जीवित बच्चे जो जन्म संख्या है वो है जन्म दर। और मृत्यु दर वही 1000 लोगों पर कितने लोगों की मौत हुई है वो होती है मृत्यु दर। जनसंख्या विस्फोट देख लीजिए, जब जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगे जिससे संसाधनों पर दबाव पड़ने लगे उसे कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। उदाहरण देखिए, यहाँ से क्वेश्चन भी पुटअप हुआ था दोस्तों। 1804 में 1 बिलियन जनसंख्या थी पूरे वर्ल्ड की, 1959 में 3 बिलियन हो गई, 1989 में 6 बिलियन हो गई। ठीक है, तो देखिए कैसे दुगनी हो गई। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन ये यहाँ से देखेंगे दोस्तों, जो हमने ये देखा ना ये जनसंख्या विस्फोट, तो जनसंख्या विस्फोट में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन और प्राकृतिक वृद्धि दर। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन क्या होता है? प्रवासन देखिए जन्म दर और मृत्यु दर कारक है ना जनसंख्या परिवर्तन के। तो प्रवासन क्या होता है? एक जगह से छोड़कर, जो माइग्रेशन जिसको कहते हैं हम, एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह रहने के लिए लोग चले जाएं या दूसरी जगह से एक जगह आ जाए, वो प्रवासन होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन रोजगार की तलाश में ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन होता है। अंतर्राष्ट्रीय से मतलब एक देश से छोड़कर दूसरे देशों में लोग रोजगार की, शिक्षा की तलाश में चले जाते हैं, उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन। अब देखिए प्रवासन क्षेत्र विशेष में लोगों का आना जाना होता है, माइग्रेशन होता है, जो क्या कहलाता है? प्रवासन। प्राकृतिक वृद्धि दर, किसी देश की जन्म दर व मृत्यु दर का अंतर प्राकृतिक वृद्धि दर कहलाता है। दोस्तों इस पर ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक वृद्धि दर किसी भी देश की, अभी हमने जन्म दर देखी और मृत्यु दर, उसका जो डिफरेंस है, उसका जो अंतर है वो क्या कहलाता है? प्राकृतिक वृद्धि दर। इसके अलावा दोस्तों प्रवास के यहाँ पर प्रवासन है ना, माइग्रेशन, उसके 2 प्रकार बताए अपने एनसीईआरटी में, उत्प्रवासी और अप्रवासी। उत्प्रवासी और अप्रवासी। उत्प्रवासी जो देश को छोड़ देते हैं, जैसे सूडान में अधिकतर जनसंख्या देश को छोड़कर अन्य जैसे शिक्षा रोजगार की तलाश में अन्य चली गई, तो उसे कहते हैं उत्प्रवासी, जो देश को छोड़कर चले जाते हैं। अप्रवासी जो देश में आते हैं उसे कहते हैं अप्रवासी। से संयुक्त राज्य अमेरिका की अप्रवासी जनसंख्या से ही यहाँ की जनसंख्या बढ़ गई, ऑस्ट्रेलिया। ओके, आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर बता दूंगी। अब देखेंगे जनसंख्या संगठन या जनसंख्या संरचना। तो संगठन या संरचना का मतलब है जनसंख्या की बनावट। तो उसको कैसे समझा जाए जनसंख्या की बनावट को?
तो देखिए जनसंख्या संगठन ये जानने में सहायता करता है कि कितने स्त्री है, कितने पुरुष है, आयु वर्ग कौन कौन सा है, शिक्षा, व्यवसाय, आय, स्वास्थ्य आदि की स्थिति क्या है देश में। तो ये सब बातें हमें जनसंख्या संगठन या संरचना से पता चलती है। अब देख लीजिए जनसंख्या पिरामिड। तो इस जनसंख्या की संरचना को समझने के लिए जनसंख्या पिरामिड बनाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। जनसंख्या पिरामिड आपको ये डायग्राम दिख जाएंगे, आप सारे पिरामिड एक बार देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो जनसंख्या पिरामिड, इस जनसंख्या संगठन या संरचना को समझने के लिए जनसंख्या पिरामिड बनाए जाते हैं। तो समझने के लिए जनसंख्या पिरामिड देखे जाते हैं और इसे आयुलिंग पिरामिड भी कहते हैं। जो जनसंख्या पिरामिड है ना, इसे आयुलिंग पिरामिड भी कहते हैं। आप एक बार इस पिरामिड को देखिए, तो देखिए ये आयु और लिंग के हिसाब से तो डिवाइडेशन है इसमें, स्त्री और पुरुष का पता चल रहा है। आयु, अलग अलग आयु के लोग कितने हैं, और देखिए नीचे देखिए इसको, ये कितना मतलब इसकी चौड़ाई के आधार पे कह सकते हैं कि यहाँ पर जन्म दर तो हाई रहती है, लेकिन ऊपर जाते 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 वृद्धावस्था तक कुछ जनसंख्या ही पहुँच पाती है ना। तो इस प्रकार से आयु और लिंग को देखना हो जनसंख्या में, तो हम जनसंख्या पिरामिड का अध्ययन करते हैं। इससे किसी भी देश की जनसंख्या के लिंग और आयु के आधार पर हम विभाजन देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक अपना ये लेसन कंप्लीट हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेस, मानव संसाधन। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आज ये 8th क्लास की जो है NCERT SST सामाजिक विज्ञान की हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट में लेकर आऊँगी 9th क्लास की कला और संस्कृति वगैरह, जो भी SST की बुक्स है वो स्टार्ट करेंगे, जो आपके फर्स्ट ग्रेड, रीट, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट सेकंड ग्रेड सभी में ही आपके बहुत ही यूज़फुल रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।